नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल उद्गम क्लास में। दोस्तों आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्र सेनानी शहीद मंगल पांडे किस सेना की रेजिमेंट से संबंधित थे? दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं मंगल पांडे जी जो हैं उनकी रेजिमेंट जो थी वो किस रेजिमेंट में सिपाही थे। तो आपका ऑप्शन है ए 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी 7वीं बंगाल रेजिमेंट, डी 9वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों यहाँ पर बी इनका राइट आंसर है, बी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये सिपाही थे। एक नजर इतिहास के पन्नों की ओर, शहीद मंगल पांडे जी हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। मंगल पांडे जी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्या थे? ये सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन? शहीद मंगल पांडे जी। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काई, या मान लो पहली चिंगारी जगाई। इन्होंने इनफील्ड राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। किन्होंने? शहीद मंगल पांडे जी ने। क्योंकि उनमें गाय और सुअर, यहाँ गाय और सुअर का मतलब है कि यहाँ गाय हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर जो है मुस्लिम भाइयों के लिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ सिपाही जो रेजिमेंट में थे हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और अंग्रेजों ने क्या किया कि उनमें कारतूसों में चर्बी का प्रयोग किया। इसलिए जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धार्मिक आहत के लिए है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। विद्रोह के कारण 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी। किसको? शहीद मंगल पांडे जी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पहले नायक माने जाते हैं। कौन? आपके शहीद मंगल पांडे जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास से लिया गया है? क्या वंदे मातरम, कौन सा वंदे मातरम क्या उपन्यास से लिया गया? कौन से उपन्यास से लिया गया है? और ये उपन्यास किसका था? बंकिम चंद्र उपाध्याय का ये उपन्यास था, और उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया। तो आपका ऑप्शन है ए दुर्गेश नंदिनी, बी कपाल कुंडला, सी आनंदमठ, डी सीताराम। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर आपका आनंदमठ है। ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जिसे बाद में 1882 के प्रसिद्ध उपन्यास, कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास, आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था। आनंद मठ जो है उपन्यास है 1882 में प्रकाशित हुआ था, और 1882 में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों यह उपन्यास 1770 के दशक के सन्यासी विद्रोह की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। क्या उपन्यास? आनंद मठ। कब? 1770 के दशक में। कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस में मिलती है? आनंद मठ में। क्या शामिल किया गया था? वंदे मातरम। कब? 1882 में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। बंकिम चंद्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातकों में से एक थे, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है, जो 1887 में प्रकाशित में आया था। इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ था। मृत्यु उनकी हुई थी 8 अप्रैल 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी। पहचान है इनकी साहित्य सम्राट, इनको साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। वंदे मातरम के ये रचिता हैं। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना कि जीके या जीएस जो है फैक्ट याद कीजिए, फैक्ट उतना ही याद कीजिए जो एग्जाम पूछ रहा हो।
हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बनने की राह पर है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों तीसरा है। तीसरा आपका देख सकते हो फोटो में। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बन गया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से प्रगति की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण देश बनने की राह पर है, पहुंच चुका है, बन गया है। विशेषकर मोबाइल किस पर? विशेषकर मोबाइल पर फोन उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है। कौन सा? मोबाइल उत्पादन में दूसरा स्थान आ चुका है। सरकार की पहल जो है ये योजना है PLI योजना ने इस क्षेत्र में काफी बढ़ावा दिया है। पहले स्थान पर चीन है। यूनेस्को द्वारा रवांडा नरसिंहा पर चिंतन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा रवांडा नरसिंहा का चिंतन अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 14 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। दोस्तों आपका राइट आंसर 7 अप्रैल है। 1994 में रवांडा तुतसी समुदाय, कौन सा समुदाय? तुतसी समुदाय के खिलाफ हुए भीषण नरसिंहा की याद में हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नरसंहार के पीड़ितों को याद करना होता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दुनिया को जागरूक करना पड़ता है। यूनेस्को का फुल नेम क्या है? यूनेस्को का फुल नेम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की पहला सम्मेलन 1946 में पेरिस में हुआ था। इसका मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। किसका? यूनेस्को का। मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। सदस्य देश 194 देश हैं। सदस्य देश कितने दोस्तों? 194 देश हैं। वर्तमान महानिदेशक हेड कौन है? आंड्रे अजूले हैं। वर्तमान हेड कौन है? आंड्रे अजूले हैं। दोस्तों हमारे द्वारा करंट अफेयर आपको पढ़ाई जा रही है। आपको वो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये नहीं कि भर भर के करंट अफेयर दे दिया और पढ़ो, बस कुछ नहीं है भाई। उतना ही पढ़ो जो परीक्षा वाला पूछे। ये नहीं कि इसे भी पढ़ो उसे भी पढ़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी परीक्षा के लिए सिर्फ वही। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? आपके ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति HL दत्तू, बी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सी न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम, डी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी है। आपका सी है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। किसके अधिनियम? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। मानवाधिकार का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति। किसके? डार्ट नहीं राष्ट्रपति करते हैं, एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 70 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो वही मान्य किया जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखिए और अपने अपने उत्तर दीजिए। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2026 की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? ए भारत, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी उज्बेकिस्तान। दोस्तों आपका बी राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा है? मंगोलिया आपका राइट आंसर है। मंगोलिया के पढ़ते हैं। मेजबान मंगोलिया देश बनाया गया है। राजधानी उलानबटर है इसकी। एशिया के शीर्ष मुक्केबाजों के लिए सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। मंगोलिया का इतिहास मुक्केबाजी मंगोलिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है जिसने कई ओलंपिक पदक भी जीते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो मैं टोकिए, रोकिए, बोलिए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं तो बोलिए, हम धीरे पढ़ाने का प्रयास करें, एक एक चीज़ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको करंट अफेयर के साथ आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी तुम्हें लेना है बता दीजिए हमें, वही आपको मान लो कि एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन उसका मिला के मिक्स करके केमिस्ट्री मिला के हम पढ़ाएंगे दोस्तों। हाल ही में देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है या पाई गई हैं दोस्तों? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अयोध्या, डी चित्रकूट। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, क्योंकि यहीं से राम
रामचरितमानस या कह सकते हैं राम जी जुड़े हुए हैं। इनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि यही सब कुछ है। तो यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी दोस्तों? आप देख सकते हो फोटो के अंदर। बने रहिए, पूरी वीडियो को अंत तक शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। रामचरितमानस के मूल लेखक कौन है? मूल लेखक कौन है? रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किस अवधी भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। खोज स्थल कौन सा है? अयोध्या में, अयोध्या खोज स्थल है, भगवान राम की जन्मभूमि है। यह 200 साल, लगभग 200 साल पुरानी प्रति देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि और प्राचीन कागज के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पांडुलिपियां क्या हैं? आपके जहन में, आपके दिमाग में आता हो पांडुलिपियां होती क्या है, कैसे लिखी जाती, काहे की होती हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। हम बता रहे हैं, वीडियो में अंत तक देखें। पांडुलिपियां शब्द, जो पांडुलिपियां शब्द जो है वो मिलकर बना पांडु। पांडु मीन्स पीला या धूसर या हाथ, और लिपि होते हैं लिखावट। लिपि क्या होता है? लिखावट। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं आप मेन्यू बनाते हैं घर में सौदा सामान का, वही मैन्यूस्क्रिप्ट मान लीजिए एक तरह से। जो लैटिन शब्द मेनू की होता है हाथ। मेनू क्या होता है? हाथ। और स्क्रिप्ट में होता है लिखना। अर्थात वह पुस्तक या दस्तावेज जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से लिखा गया, उसे पांडुलिपि कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कि आपने कोई चीज लिखी और अपने हाथों से स्वयं लिखी, किसी चीज पे, किसी पत्थर, किसी पे, मान लो किसी चीज पे लिखी, तो वो मूल लिपि मानी जाती है, वो पांडुलिपि मानी जाती है। अब पांडुलिपि लिखते किस में दोस्तों? तो सबसे पहले यह छपाई की मशीन आने से पहले के दौर का, मान लो कि हमारे जो मानव सभ्यता में जो छपाई की मशीन आई थी उससे पहले की पांडुलिपियां मानी जाती हैं। अब तो हाल कागज में 2 मिनट में छप के भाई लाखों कागज छाप देते हैं। किस किस पर लिखी जाती है दोस्तों? ये ताड़ के पेड़ों के पत्तों को सुखाकर या काट कर उन पर लिखा जाता था पहले के जमाने में, प्राचीन काल के जमाने में मान सकते हैं। मान लो कैसा कह सकते हैं 400-500 साल पहले भी, या हजारों साल पहले भी, 10,000 साल पहले भी, जो भी लिखा जाता है, सही है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। 2000, 3000, 4000, 2000, 1000, जब भी है 500, 600, उस टाइम की बात हो रही है। भुर्ज ताड़पत्र हो गया। ये ताड़पत्र एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों में लिखा जाता है भुर्जपत्र। भुर्जपत्र किस पे लिखा जाता है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ये किस पर? छाल पे लिखी जाती है, भुर्जपत्र। चरमपत्र क्या होता है? जानवरों की खाल को साफ करके लिखा जाता है। कपड़ा और कागज बाद के समय में हाथों से बने कागज और कपड़ों का भी प्रयोग होने लगा था दोस्तों। हाल ही में किस देश ने तेजी से फैल रहे खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी है, बांग्लादेश में यह अभियान शुरू कर दिया गया है। खसरा क्या है? यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। क्या? संक्रामक वायरस है जो होने वाली बीमारी से है, मतलब वायरस है, उसी से होने वाली एक बीमारी है। प्रभाव क्या है? मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित कर रही है। बचाव क्या? MMR, ये वो वैक्सीन है, इसके द्वारा ये टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया है। मिसल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन इसका प्रभावी बचावा है। एक ही खाली बचाव रह गया, ये वैक्सीन। हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया था दोस्तों? आपका ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी झारखंड। तो आपका राइट आंसर है असम। देख सकते हो, असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अन्य नाम इसे बोहाना बिहू भी कहा जाता है, बोहांग बिहू भी कहा जाता है। समय यह अप्रैल के मध्य मनाया जाता है, जब फसल क्या होती है? कटाई। भाई किसानों का एक ही सपना होता है कि सामान जो खेतों में पड़ा है उसको इकट्ठा करके बस घर के अंदर रख दिया जाए, बस उनका खुशी का माहौल उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये पर्व जितने भी मनाए जाते हैं वो हमारे खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं दोस्तों। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस, डी रूस। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, फ्रांस में। वन हेल्थ का अर्थ क्या है? इंसानों जानवरों पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना। उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकने और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग एकत्र करना।
दोस्तों आपके डेली 10 क्वेश्चन हो चुके करंट अफेयर के। दोस्तों हमारे द्वारा अगर किसी प्रकार से चीज समझ में आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी स्पीड तेज है या धीमी है, या जो भी शब्द आपको ये लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कृपा करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। और ये भी विचार रख सकते हैं दोस्तों कि हम करंट अफेयर के साथ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और भी सब्जेक्टों के साथ जोड़कर, या मतलब कह सकते हैं कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तो दो उसके क्वेश्चन जोड़ के, या स्टैटिक जीके के संबंधित हम क्वेश्चन को रख कर आपको मिक्स करके पढ़ा सकते हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षाओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका विषय बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि करंट अफेयर भी साथ में मिलेगी और दोस्तों आपको और भी सब्जेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी आप अपने विचार, जो भी आप हमें सलाह, आप जो भी देने के लिए आप हमें कमेंट में देंगे, हम उसको बिल्कुल कर्तव्यपूर्ण निभाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी पूरी तरह से खरा उतरा हूं। अगर खरा नहीं उतरा हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा से एक बेहतर कंटेंट लाने की। दोस्तों दिन रात मेहनत करूंगा आपको सपने साकार करने के लिए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं।